हेलो गाइज, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की कुछ जानकारियाँ न्यू बिगनर्स के लिए, जो हमारे न्यू लर्नर्स हैं यूजीसी नेट के, उसके लिए मैं स्टार्टिंग का वीडियो लेके आई हूँ। आप लोग जो जानते भी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता नहीं होती है, तो यहाँ पर एक छोटे से वीडियो में मैं वो सारी बातें आपको बताऊंगी और सारे कन्फ्यूज़न जो भी आपके डाउट्स हैं मे बी इस वीडियो में आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए, जो मैं लेके आई हूँ वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 इसका जो शेड्यूल है, ठीक है, बिगनर्स के लिए भी, न्यू लर्नर्स के लिए भी और उनके लिए भी जिनके मन में इसके प्रति कुछ डाउट्स हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें कन्फ्यूजन होती है, डाउट्स होते हैं। तो एलिजिबिलिटी या क्वालिफ़िकेशन, दूसरा है मोड ऑफ एग्ज़ाम, तीसरा है एज लिमिट। लोग नहीं जानते हैं कि कितने एज तक दिया जा सकता है या क्या एज लिमिट है या जेआरएफ होता क्या है, नहीं यूजीसी नेट लोग देते क्यों हैं। बहुतों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है, अच्छे बच्चे के मन में भी ये बात की कन्फ्यूजन होती है, ये किसके लिए होता है। तो वो सारे डॉट्स आज मैं आपके ख़त्म करने वाली हूँ। उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, नहीं, और आपका उसके बाद प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, रिसोर्सेज क्या है, यूजीसी नेट की तैयारी करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है, तो सारी बातें मैं आपको इन शॉर्ट में क्लियर वे में बताने वाली हूँ। तो पहले एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, अगर आप नेट यूजीसी नेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, चाहे जेआरएफ के लिए चाहे नेट के लिए, तो ये भी मैं बताऊंगी कि नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, और इसी संदर्भ में 3 इसमें कैटेगरीज आती है। एक और कैटेगरी आती है पीएचडी की, तो वो भी मैं आपको अभी क्लियर बताऊंगी। तो पहले आप जान लीजिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एक ही एग्ज़ाम में आपका तीनों क्लियर हो जाता है, खाली आपका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, स्टेप होता है कि इतना करने के बाद जेआरएफ, इतना आने के बाद पीएचडी और इतना आने के बाद नेट, जो हमारे किसके लिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जिसको हम लेक्चर भी बोलते हैं। अगर आपने मास्टर करके 55% एटलीस्ट अगर आप लेके आते हैं तो आप नेट के लिए एग्ज़ाम देने के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं, ठीक है। एकदम क्लियर वे में समझिए, अगर आपने मास्टर डिग्री प्राप्त कर ली है, उसमें आपका एटलीस्ट 55% मार्क्स है, तो आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो 50 क्या कहते हैं, जो SC ST 5% रिलैक्सेशन है आपका, SC ST जो क्या कहते हैं, जो एबल नहीं होते हैं, जिसमें कुछ कमियां होती है, या ट्रांसजेंडर है, और वुमेन के लिए भी, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, और वुमेन के लिए भी क्या होता है, 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए कैटेगरी के लिए ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, तो आज तक यूजीसी नेट ने जो एनटीए है, एनटीए के तहत ये एग्ज़ाम होता है आपका, नेशनल टेस्ट एजेंसी इसको बोलते हैं, तो उसके तहत ये एग्ज़ाम होता है। तो आज तक उसने ऑनलाइन एग्ज़ाम ही कंडक्ट कराया है। ऐसी चर्चा सुनने में आई थी कि इसका ऑफलाइन मोड में भी मे बी चांसेस हो, लेकिन अभी तक में ऐसी कोई बात नहीं आई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो 2025 तक इसमें चेंजेस की भी कोई संभावना नहीं है, चेंजेस की कोई संभावना नहीं है। तो अभी आप यही मेकअप करके रखिए, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तीसरा है आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट, एज लिमिट, कितने तक के लोग, कितने एज तक के लोग, क्योंकि कोई भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में एज हमेशा आता है, नहीं, तो यहाँ पर ये भी कन्फ्यूजन होती है कि एज लिमिट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं। आप सुन के आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, नहीं, स्टार्टिंग का तो लोअर एज लिमिट तो है, 18 साल तक होना चाहिए, 18 साल से ऊपर वाले ही कर सकते हैं, लेकिन अपर की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई लिमिट नहीं, यानी आप 59 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ,
यहाँ पर देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, याद रखना है इसको। हाँ, JRF के लिए एज लिमिट है आपका, द अपर एज लिमिट फॉर JRF इज 30 ईयर। JRF अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 30 साल आपका अपर लिमिट है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम आपको एक ही देना है, एक ही एग्ज़ाम में आप JRF और मैंने अभी पहले भी बताया आपको, आपका नेट, आपका PhD तीनों होगा, लेकिन उसका स्टेज है नहीं। तो ये मैं आपको भी क्लियर करके बताऊंगी कि JRF क्या होता है, उसके करने से क्या होता है, अभी मैं बताऊंगी। पहले इन शॉर्ट में जो नॉर्मल जो क्या कहते हैं जो चाहिए आपको सूचना, वो पहले मैं बता दूं, उसके लिए आप पहले कंफर्म हो जाइए। अब कब कब ये एग्ज़ाम होता है, इसकी टाइमलाइन क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या होते हैं, इसको यह जानकर भी आपको खुशी होगी कि यह एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, यानी आपका 1 साल बर्बाद भी नहीं होता। किसी कारणवश आप एक बार में नहीं कर सकते हैं, तो उसी साल आप दूसरे बार में अच्छे से तैयारी करके कर सकते हैं। लेकिन मेरी शुभकामना है कि आप अच्छे से तैयारी करके एक बार में ही निकाल लें, ठीक है। तो इसका जो टाइमलाइन है, एग्ज़ाम डेट है, वह जून साइकिल और दिसंबर साइकिल में चलता है। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि जून में ये एग्ज़ाम होते हैं, मे बी 10 जून से लेकर 20-22 जून तक ये कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे डेट में चेंजेज हो सकती है, लेकिन जून में ही मेनली ये होता है। इसके लिए आपको मार्च से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है, ठीक है। मार्च लास्ट वीक ऑफ मार्च से या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। और दिसंबर के एग्ज़ाम का भी वही शेड्यूल है, आपका 10 से 20 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम शुरू होता है। अगर बीच में कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आते हैं, उससे अगर मतलब टैग कर जाते हैं दोनों एग्ज़ाम, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपका अक्टूबर से फॉर्म फिलअप शुरू हो जाता है, जून का मार्च से और दिसंबर साइकिल का आपका अक्टूबर से। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सिलेबस, बच्चे पूछते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। नहीं, तो ये भी मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक पेपर जो होता है पेपर फर्स्ट, आपका पेपर फर्स्ट, उसमें 10 यूनिट्स होते हैं। वो 10 यूनिट्स के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, प्रत्येक के लिए 2 नंबर रहता है, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का। इसमें ये जो पेपर फर्स्ट है सबके लिए कंपलसरी होता है, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। दूसरा पेपर जो है पेपर 2, इसमें भी आपके 10 यूनिट्स होते हैं। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आपको टैग करने पड़ते हैं। इसमें भी 2 मार्क्स ईच, प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स, टोटल हो गए आपके 200 मार्क्स, यानी 300 नंबर का आपको एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और, ये जो पेपर 2 है, सबसे अच्छी बात यह है, यह पेपर 2 आपके अपने सब्जेक्ट का होता है। आपने जिससे मास्टर किया है उसी सब्जेक्ट बेसिस पर यह पेपर 2 हमारा होता है। उसी की 10 यूनिट्स के क्वेश्चन आपके पेपर 2 में आते हैं। और एक और खुशी की बात कि जो नेट JRF का जो एग्ज़ाम होता है पेपर 2 का, वह 83 सब्जेक्ट का में से कोई एक आप कर सकते हैं। 83 सब्जेक्ट में आप पेपर 2 का एग्ज़ाम आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें आपका अपना सब्जेक्ट होता है जो जिससे आपने मास्टर किया है, ठीक है। तो ये बात आ गई 300 नंबर का। और ये 10 यूनिट्स अपने पेपर 1 तो सबका सेम होता है, तो क्या क्या होता है वह भी मैं आपको क्लियर करूँगी। और पेपर 2 में आपका अपना मास्टर वाला जो सब्जेक्ट होता है, उसके अपने अपने 10 यूनिट्स होते हैं। जिस सब्जेक्ट का जो है उसका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन हम कैसे करें, नहीं कहाँ से रिसोर्सेज प्राप्त होंगे, कैसे तैयारी करें। तो मैं आपको यहाँ पर इशारा कर दूँ कि आपको सर्वप्रथम आप जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करिए तो सबसे पहला बेस होता है आपका बुक्स, पेपर 1 और पेपर 2 का। तो पेपर 1 के अंदर जो 10 यूनिट्स आते हैं, तो आपको पहले उसके लिए बुक से पढ़ाई करनी होती है,
ताकि आप उसकी थ्योरी अगर आप समझते हैं, होता है आपका MCQ क्वेश्चन में आएगा एग्ज़ाम, ठीक है, लेकिन आप अगर थ्योरी पढ़ते हैं बुक में तो आपका फुल कॉन्फिडेंट आता है। तो सबसे पहले उसके बुक अवेलेबल है पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी 83 सब्जेक्ट में, 83 सब्जेक्ट याद रखना है आपको। उसके अलावा PDF प्राप्त होते हैं। आजकल हमारे YouTube चैनल्स पर, विभिन्न चैनलों पर आपके PDF आपको उपलब्ध हो जाते हैं आपके सब्जेक्ट मटेरियल से रिलेटेड। क्लियर? तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यह भी आपको YouTube पर अवेलेबल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका 2-3 ईयर्स आपको मेकअप करना होता है, तो वह भी आपको प्राप्त हो जाता है। टेलीग्राम चैनल्स, आपको आपके सब्जेक्ट मटेरियल के लिए बहुत सारे टेलीग्राम चैनल उपलब्ध होते हैं। क्लियर? उसके बाद MCQ के बहुत सारे सेट आपको YouTube पर उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े जो स्पेशलाइज्ड हैं इसके लिए, विशेषज्ञ हैं इसके लिए, वो आपको प्रोवाइड करते हैं MCQ क्वेश्चन। तो आपको जिसमें कन्फ्यूजन हो या जिसके लिए आपको देखना है कि किस टाइप से प्रश्न आता है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पता चलता है, और जो विशेषज्ञ आपको ऑफर्ड करते हैं उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि इस तरह का प्रश्न आता है। ठीक है? पेड बैचेस, बहुत सारे YouTube चैनल में बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वह क्या कहते हैं, पेड के माध्यम से बैचेज स्टार्ट करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग कैटेगरीज के, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। क्लियर? उसके बाद आपका YouTube क्लासेस है, बहुत रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे YouTube के माध्यम से। जितना भी आप सर्च करिएगा, आपके गूगल बाबा हैं, गूगल बाबा पे आप जो सर्च करेंगे अपने रिलेटेड, पहले आपको उसका सिलेबस समझना होता है, उसके बाद सिलेबस समझने के बाद आपको जितनी भी ज़रूरतें होती है आपको इतने सारे जो रिसोर्सेस हैं उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो है ना, बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग भी। एक और महत्वपूर्ण बात है, इसकी जो कैटेगरीज यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा ना, अब मैं आपको एक चीज़ जो बहुत ज़रूरत वाली चीज़ थी आपके लिए, वो पहले आप समझ लीजिए। इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे डाउट स्टूडेंट में होते हैं। UGC नेट में कुछ चेंजेज आई है, ठीक है। इससे पहले आपका JRF और नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम होते थे, उस पहले 2 कैटेगरीज थी, ठीक है। अब आपका जो NTA है UGC नेट JRF के तहत 3 कैटेगरीज लाता है। इसमें बच्चे को कन्फ्यूजन होती है कि तीनों हमको क्या अलग अलग करना होगा, या JRF कैसे होगा, नेट कैसे होगा, या फिर आपका PhD कैसे होगा। तो सर्वप्रथम आप यह समझिए, UGC नेट पहला कैटेगरी है हमारा, एक ही एग्ज़ाम में आपका तीनों कंडक्ट होता है। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि JRF आपका 1% लेवल का होता है, यानी जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं उसमें 1% बच्चे JRF करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आखिर बच्चे ही करते हैं। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका होता है उसका लेवल 6% का होता है, यानी जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसका 6% आपका नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होता है, 6% मार्क्स ही होता है। और PhD के लिए थोड़ा और ज़्यादा होता है, इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें मार्क्स लेवल आता है आपका 180 280 तक आए मैक्सिमम, तो आपका PhD आप कर सकते हैं। अब तीनों चीज़ है क्या नहीं, और इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं हैं। यहाँ अगर आप JRF आप क्रैक कर लेते हैं तो JRF के लिए 1% ही है, ठीक है। पूरे का 1%, 100 का 1% बच्चा JRF करता है। तो उसमें JRF क्या हुआ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप जूनियर रिसर्च फेलो हो जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एजुकेशन मिनिस्टर के तहत आपको फेलोशिप करने के लिए पर मंथ 35,000 रुपये मिलते हैं।
बहुत बड़ी बात है ये, नहीं यानी ये आपने अगर JRF निकाल लिया तो लाइफ टाइम के लिए आप क्या होते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और आपको रिसर्च करने के लिए सरकार की तरफ से ही आपको लगभग 35,000 रुपये पर मंथ मिलता है। दूसरा कैटेगरी जो नेट है आपका, किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यह आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। लेकिन इसमें आपको क्या सुविधा मिलती है कि आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर कोई भी अग्रिम राशि या सहायता राशि आपको नहीं मिलती। आप इंडिया में किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये है आपका PhD। अगर आप मतलब PhD करना चाहते हैं तो आप क्या कर, इसी एग्ज़ाम में आप PhD के लेवल को भी क्रैक कर सकते हैं। उतना मार्क्स इसके लिए जो वैलिड मार्क्स है उस अगर उतना आप ले आते हैं तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये ओनली 1 ईयर वैलिड होता है, 1 ही साल तक के लिए। यानी कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा PhD के लिए इंडिया के किसी भी कॉलेजेस में, आपको ये सुविधा मिलती है। क्लियर हो गया। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो कि आप एक ही एग्ज़ाम में स्कोर करके, अगर अच्छी मार्किंग आपकी स्कोरिंग होती है तो वो आपका JRF हो जाएगा, नेट हो जाएगा, और अगर आप PhD भी हो जाएगा। अगर आप PhD करना चाहते हैं या पहले से PhD हैं तो फिर आपका नेट JRF पे डायरेक्ट आपका इशारा होगा। लेकिन ये सुविधाएं आपको नेट JRF के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये पूरी जानकारी जो नेट JRF से संबंधित थी, जो कन्फ्यूजन थे वो मैंने आपको बताए। अगले वीडियो में एक बहुत बड़ी बात मैं लेके आने वाली हूँ, जो 10 यूनिट्स हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 के, उसका डिक्लेरेशन और कैसे हम तैयारी करेंगे। और अब आपका कौन सा महीना है, फरवरी चल रहा है आपका, आज आपके 10 तारीख हो गए। तो आप इन 3-4 महीने में आप कैसे JRF क्रैक कर सकते हैं, कैसे नेट क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप मेरे अनुसार चले तो डेफिनेटली 102% आप इसे क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर उस विशेष जो पेपर 1 पेपर 2 की जो स्ट्रेटजी है वो लेकर मैं आऊँगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।